तो बच्चों, आज हम साइंस 1 का पार्ट 2 कार्य और ऊर्जा पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला वाला भाग कार्य और ऊर्जा में पार्ट 2 में कार्य का हिस्सा पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम किताब में देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर ऊपर देखें तो हमें पढ़ना है कार्य, ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा की अविनाशता का नियम और मुक्त पतन। जिसमें से आज टॉपिक हम कार्य का पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ही यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रेक्षण कीजिए। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भी उसी के ऊपर दिया गया है कि आकृति 2.1 देखकर प्रेक्षण लिखिए। प्रेक्षण का मतलब होता है कि निरीक्षण, क्या हम देख रहे हैं उसे लिखें। तो इसमें हम आकृतियाँ देख रहे हैं। अगर तुम लोग किताब देखोगे तो यहाँ पर 4 आकृतियाँ छपी हुई है। पहली आकृति में क्या हम देख रहे हैं कि एक लड़की किताब लेकर पढ़ रही है और नोटबुक में लिख रही है। दूसरी आकृति में हम देख रहे हैं एक लड़का बॉल लेकर, गेंद लेकर खेल रहा है। तीसरी आकृति में हम देख रहे हैं एक लड़की रिमोट से टीवी चालू कर रही है। और चौथी आकृति में हम देख रहे हैं मजदूर बोझा लेकर खड़ा है। तो ऐसे आकृतियों को देखकर आप लोग फेयर नोटबुक में जब पार्ट 2 लिखना शुरू करोगे तो पहला प्रश्न ये लिखना, क्वेश्चन 1 में जो दिया है आकृति 2.1 देखकर प्रेक्षण लिखिए, ये लिखना है। उसके बाद ये सारी आकृतियों की जानकारी देनी है कि इसमें क्या हो रहा है। तो बस इतना ही पूछा है। फिर अगला भाग इसमें यहाँ बताइए तो दिया है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि आकृति 2.1 में कहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य हुआ और कहाँ नहीं हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पुनः आकृति देखना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताना है कि कहाँ कार्य हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम दैनिक भाषा से दैनिक जीवन में देखें तो ये चारों भी परिस्थिति में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है दैनिक भाषा में। कि जैसे ये लड़की पढ़ाई कर रही है, लड़का खेल रहा है, ये लड़की टीवी रिमोट से चालू करके टीवी देखने का काम कर रही है और मजदूर बोझ लेकर खड़ा है। तो ऐसे हम दैनिक जीवन में कहते हैं कि काम हो रहा है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर चारों भी आकृतियों में बल लग रहा है, लेकिन कहीं विस्थापन हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर पहली आकृति में लड़की लिख रही है, यानी लिखने के काम के लिए बल लगा रही है, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर बैठी है। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ। किस दृष्टिकोण से? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो पहली आकृति के बारे में क्या लिखोगे कि लड़की बल लगाकर लिख रही है, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ कार्य नहीं हुआ। दूसरी आकृति में लड़का गेंद लेकर फेंक रहा है और खेल रहा है, मतलब वह गतिशील है, बल लगा रहा है और साथ में दौड़ भी रहा है। तो बल लगाकर वहाँ पर विस्थापन हो रहा है। तो दूसरी आकृति में लड़का कार्य कर रहा है, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं। तीसरी आकृति में पुनः हम रिमोट से टीवी चालू कर रहे हैं, अर्थात बल लगा रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कार्य नहीं हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। और चौथी आकृति में मजदूर बोझा लेकर खड़ा है, वह चल नहीं रहा है, सिर्फ बोझा लेकर खड़ा है, मतलब बोझा लेने में बल लगाया है लेकिन विस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर कार्य नहीं हुआ। तो बारी बारी से इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन 2 का, ये क्वेश्चन 2 दिया है, ये लिख लेना है नोटबुक में। और इस आकृति को देखकर जो मैं अभी उत्तर बताई हूँ तुम्हें लिखना है। तो ध्यान से वीडियो को सुनना है, 2 बार सुनोगे, 1-2 बार, तो अच्छे से उत्तर लिख सकते हो। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं कि कार्य का परिभाषा लिखो।
तो जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने समझ लिया कि जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं और विस्थापन होता है तो कार्य होता है, यानी बल लगाना है और विस्थापन भी होना है बल की ही दिशा में, तो कार्य हुआ ऐसा कह सकते हैं। तो इसके आधार पर यहाँ पर दो मुख्य राशियां, भौतिक राशियां हैं जिस पर कार्य आधारित है। पहला है बल और दूसरा है विस्थापन। तो कार्य क्या हुआ, बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम क्या लिखेंगे कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। आप लोगों को ये सूत्र लिखना है और इसके साथ परिभाषा भी लिखना है। परिभाषा क्या लिखोगे कि जब किसी पिंड पर, मुख्य सूत्र पर ध्यान देना है, सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र को ध्यान में रखकर परिभाषा बना सकते हो कि जब किसी पिंड पर बल लगाए और बल के ही दिशा में विस्थापन हो तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ऐसा हमें यहाँ पर लिख के दिखाना है। तो ये बात कार्य का परिभाषा समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोग अगली आकृति देखते हैं। यहाँ पर अगले दूसरे पेज पर जाते हैं। पार्ट 2 का ही पहला पेज हमने देख लिया, आकृति बना हुआ है। अब यहाँ दूसरे पेज पर भी आकृति बना है, वहाँ लिखा है प्रेक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए, यानी देखिए, निरीक्षण करिए आकृति को और चर्चा करिए। तो आकृति हमें ध्यान से देखना है। आकृति में क्या है, पहली वाली आकृति में एक लड़की टेबल पर छोटा जो कार होता है खिलौने वाला चला रही है, हाथ से बल लगा रही है और बल की दिशा में कार विस्थापित तो हो रहा है। दूसरी आकृति हम देखें तो एक छोटी लड़की के पास प्लास्टिक की खिलौने वाली गाड़ी है जिसमें सेल नहीं है, तो उसे चलाने के लिए उसने धागा, रस्सी बांधा है और वो रस्सी अपने हाथ में पकड़ी है ऊपर की दिशा में, और गाड़ी जमीन पर क्षैतिज दिशा से आगे की ओर बढ़ रहा है, अर्थात बल ऐसे ऊपर की दिशा में लगा है और गाड़ी ऐसे जा रही है जमीन की दिशा में। और तीसरी आकृति में हम देख रहे हैं कि एक कार आगे चली जा रही है, दूसरी कार जो बंद पड़ कर रही है उसे खींचते हुए ले जा रही है। यानी पहली आकृति में बल लगाया है और बल के ही दिशा में विस्थापन हो रहा है, दूसरी आकृति में बल लगाया है, विस्थापन हो रहा है लेकिन बल के दिशा में नहीं हो रहा है, और तीसरी आकृति में बल लगाया जा रहा है और विस्थापन बल के ही दिशा में हो रहा है। तो दो परिस्थितियां आ गई हैं। तो दो जो हमने ये सूत्र निकाला है वो दो परिस्थितियों में सूत्र बदल जाएगा। तो हमें सांकेतिक सूत्र निकालना है कि जब बल के ही दिशा में विस्थापन हो तो कार्य का सूत्र क्या होगा, और जब विस्थापन बल के दिशा में न हो तो कार्य का सूत्र क्या होगा। तो ये हम देखने के लिए यहाँ सूत्र, छोटी सी आकृति बनाते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया था उसी को हम सूत्र के रूप में ये आकृति बनाते हैं कि टेबल पर वो गाड़ी चला रही है, बल लगाई और बल के ही दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर टेबल मान लिया और यहाँ पर गाड़ी रखा है, बल लग रहा है और विस्थापन भी यहाँ से यहाँ उसी दिशा में हो रहा है। तो ऐसे में बल का सूत्र क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यही सूत्र होगा। तो उसका हम संकेत लिखते हैं, कार्य को वर्क बोलते हैं, बल को फोर्स बोलते हैं और विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ऐसे मानते हैं। तो ये पहले ये चौथे प्रश्न का उत्तर आ गया कि बल के ही दिशा में विस्थापन हो तो W बराबर Fs होता है। अब उसी इस आकृति पर तुम्हें ध्यान देना है। यहाँ पर ये तीनों भी, इसमें ये आकृति अलग है क्योंकि यहाँ पर बल लगाया है हमने ऊपर की दिशा में और विस्थापन हो रहा है जमीन पर क्षैतिज दिशा में, तो अलग अलग है। बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है, तब कार्य का सूत्र क्या होगा, तब कार्य का सूत्र ऐसा नहीं होगा। उसे निकालने के लिए हमें हल करना होगा। तो इस आकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर देख लो, यही है गाड़ी, मान लीजिए खिलौने वाली गाड़ी है और लड़की का स्थान यहाँ C पर है,
खड़ी है और वो धागे से बांधी है AC, और बल लग रहा है F की ओर। ये देखो ये बल जब मार्किंग किया है AC के दिशा में दिखाया गया है। यहाँ पे लड़की खड़ी है, ऐसे लगा रहा है, और ये जो गाड़ी है उसका विस्थापन देखो, एरो यहाँ किया गया, विस्थापित हो रहा है इस दिशा में। गाड़ी ऐसे चल रही है और धागा ऐसे खींचा जा रहा है, यहाँ खड़े होके ऐसे खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे ये मतलब निकलता है कि अगर विस्थापन इस दिशा में हो रहा है तो जरूर यहाँ कोई बल होगा, क्योंकि बिना बल के कोई विस्थापन होता ही नहीं है। हमने भले ही F बल ऊपर की दिशा में लगाया है, लेकिन उससे ही संबंधित एक और बल उत्पन्न हो गया है जो गाड़ी को विस्थापित कर रहा है। तो उस बल को हमने मान लिया F1। तो ये है स्थान F1 का। इस F1 की दिशा में S का विस्थापन हो रहा है। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि यहाँ कार्य का सूत्र लिखो, तो कार्य का सूत्र हम जानते हैं, बल गुणे विस्थापन होता है, तो W बराबर Fs होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य बराबर F गुणे S। तो लेकिन कौन सा F यहाँ दो प्रकार का है, कि F ऊपर की दिशा में और दूसरा F1 वो है जहाँ पर विस्थापन हुआ है। तो जब भी हम कार्य का सूत्र लिखते हैं, विस्थापन बल के दिशा में होना चाहिए, वही बल लेते हैं। तो यहाँ जो S हुआ है वो F1 की दिशा में हुआ है, तो हम यहाँ पर कौन सा बल लेंगे, F1 गुणे S करेंगे। तो ये सूत्र आ गया हमारा W बराबर F1 गुणे S। लेकिन हमारा जो मुख्य सूत्र है उसमें हमारा वाला बल आना चाहिए, F बल आना चाहिए, क्योंकि जब हम पिंड है, हमने लगाया है बल, तो फिर वो बल हमारा कहाँ गया, ये तो अलग से उत्पन्न हुआ बल है। तो इसलिए कुछ ऐसा करना है कि हमारा F वाला बल यहाँ पर आ जाए। तो ये लाने के लिए इसमें कुछ ज्योमेट्री का, भूमिति का, मैथ्स 2 का यहाँ संबंध आएगा। मतलब गणित मैथ 2 का संबंध विज्ञान साइंस 1 में अब होने वाला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, मैथ्स 2 और साइंस 1। तो इसको कैसे ले रहे हैं, तो जैसे कि मैथ्स 2 में आने वाला पार्ट, अभी बहुत समय है, अभी हम दूसरे पे चल रहे हैं। पार्ट 8 जो है वो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। और तुम्हें 9th में 3 अनुपात पढ़ने हैं, एक साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात। इन तीनों में से एक अनुपात जो है वो यहाँ लगेगा। तो फिलहाल एक अनुपात मैं समझा रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को नाम देते हैं और एक न्यून कोण लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 है, तो बाकी दोनों कोण जरूर न्यून कोण होगा। तो उसमें से किसी एक न्यून कोण पर निशान लगाकर थीटा नाम देते हैं न्यून कोण को। तो हमने यहाँ पे थीटा नाम दे दिया। यही थीटा है जो विस्थापन और बल के बीच में बना हुआ है, क्योंकि लड़की ऊपर धागा लेके खींच रही है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। तो मतलब F और S के बीच में न्यून कोण बन चुका है, और इसी न्यून कोण को हमने क्या नाम दिया है, थीटा नाम दिया है। तो ये थीटा यहाँ आ चुका है। तो इस थीटा के लिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, 90 की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यहाँ मैंने लिखा है। और इस थीटा के लिए इसके ठीक सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा है, और इसके बाजू में जो भुजा है पास में, वो संलग्न है। तो इस तरह से देखो कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम मैंने दे दिया है, संलग्न, सम्मुख और कर्ण। संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा और कर्ण, ये किसके लिए है, थीटा के लिए। अगर ये थीटा यहाँ आ जाए तो ये सम्मुख हो जाएगा और ये संलग्न। ये थीटा यहाँ पर है तो ये सम्मुख है और ये संलग्न। थीटा स्थान परिवर्तन करता है तो सम्मुख और संलग्न भी स्थान परिवर्तन कर देता है। कर्ण वही रहता है, क्योंकि कर्ण का एक ही कोण है 90, और 90 इकलौता है, तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ठीक है, ये थोड़ा समझ लिया। तो अब हम इसमें हम लगाते हैं एक अनुपात कॉस थीटा पे। बताए ना 3 अनुपात पढ़ना है, उसमें से हम दूसरा वाला अनुपात पढ़ रहे हैं कॉस थीटा। थोड़ा सा समझते हैं। तो हम पहले लगाएंगे कि इसमें समकोण त्रिभुज में, इसको नंबर 1 डाल दो, इसका उपयोग होगा समकोण
त्रिभुज ए बी सी में हमेशा हम त्रिकोणमिति अनुपात लगाते हैं। तो कॉस थीटा का सूत्र में लिख रही हूँ, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो बराबर होगा, यहाँ पे कॉस थीटा हम लिखेंगे और संलग्न भुजा हमारा क्या है नाम, उसका F1 है और कर्ण क्या है, F है। तो इसलिए F1 तिर्यक गुणा कर दो तो F1 बराबर F कॉस थीटा, इसको नंबर 2 डालो और 2 का 1 और 2 से ये F1 का मान यहाँ रख दो, तो इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, F S को पहले लिख लो, कॉस थीटा पीछे कर दो। तो ये सूत्र आ चुका है। जब विस्थापन बल की दिशा में ना हो तो ये वाला सूत्र है। अब इस थीटा 3 प्रकार के कोण हमें कॉस थीटा में, या सारणी भी ध्यान देना है, थीटा के 3 मान हमें दिए गए हैं कॉस थीटा के लिए। तो ये करने के बाद सीधे ये सारणी बनाना है, ये हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से हम इस ओर जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में इसको देख रहे हैं, यहाँ देखना है। तो यहाँ पे थीटा का अगर शून्य मान हो, शून्य अंश होना मतलब क्या होता है कि F, ये जो F है और ये जो S है, बाल इधर और विस्थापन इधर, तो F और S, जो हमारा F है और जो ये S की दिशा है, F और S की दिशा है, तो दोनों क्या हो जाएगी, अगर थीटा शून्य है तो दोनों एक हो जाएगी, इस तरह से एक हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, बल के ही दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो बल के ही दिशा में जब विस्थापन होता है तो सूत्र क्या होता है, W बराबर Fs। तो इस यहाँ पे Fs आने वाला है कैसे, जैसे ही थीटा शून्य होगा cos 0 हो जाएगा, थीटा या 0 हो जाएगा तो cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो W बराबर Fs cos थीटा में cos 0 का मान 1 रखेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, Fs। तो ये पहला सूत्र हुआ। और ये इसको हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि ये कार्य किस प्रकार का है, तो ये प्रकार में जाता है कि विस्थापन जो है बल के ही दिशा में हो रहा है, तो इस कार्य को हम धनात्मक कार्य कहते हैं। अब इस धनात्मक कार्य का परिभाषा तुम लोगों को लिखना है, इसके बाद ही, मतलब ये सब पढ़ने के बाद कार्य के प्रकार आएंगे तो उसमें तुम लोगों को परिभाषा लिखना है। तो एक बार मैं फिर से वो बताऊंगी, पहले यह समझ लो। यहाँ पे परिभाषा बता रही हूँ कि जब विस्थापन जो है बल के ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में जो थीटा होता है वो शून्य अंश होता है। अगला, अगर थीटा 90 अंश हो जाए तो 90 के लिए cos 90 का मान शून्य होता है। और W बराबर Fs cos थीटा में यहाँ cos 90 हो जाए तो यह शून्य हो जाएगा, शून्य डालेंगे, शून्य इससे गुणा होकर पूरा W का मान शून्य आ जाएगा। इसका मतलब है कि कार्य शून्य हो गया। इसका मतलब है कि ये कार्य का प्रकार कौन सा है, शून्य कार्य है। शून्य कार्य कब होता है कि जब ये जो बल है इस तरह से हो जाए, बल यहाँ पर है, बल और S के बीच में 90 का कोण बन जाए, ये अभी न्यून कोण बना हुआ, इस तरह से करेंगे तो ये 90 का कोण बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब 90 का कोण बनता है, ये विस्थापन है और ये बल है, 90 का कोण बनता है तो cos 90 होता है 0 और cos 90 यहाँ डालते ही W हो जाता है 0, और ऐसे कार्य को हम शून्य कार्य कहते हैं, कार्य नहीं हुआ ऐसा कहते हैं। और ये इसका उदाहरण क्या है, वृत्ताकार पथ पर घूमने वाले पिंड द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो सारे वृत्ताकार पथ पर घूमने वाले पिंड का उदाहरण यहाँ पर आता है शून्य कार्य का। नेक्स्ट है, अगर थीटा 180 हो जाए तो cos 180 का मान ऋण 1 होता है। तो ऋण 1 हम यहाँ पर डालेंगे W Fs cos थीटा, या यहाँ पर डालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Fs।
मतलब W जो है कार्य है और कार्य माइनस में आ रहा है, तो यहाँ निष्कर्ष क्या आएगा कि ये ऋणात्मक कार्य है। तो ऋणात्मक कार्य कब होता है, इसका परिभाषा क्या होगा, जब किया गया कार्य में विस्थापन और बल की दिशा विपरीत हो जाए, यानी बल की दिशा हमने यहाँ पे लगाया और विस्थापन इस दिशा में हो जाए 180 में, ठीक इस तरह से बल की दिशा इस तरफ है और विस्थापन इस दिशा में 180 अंश का कोण बन रहा है, ऐसे हो जाए तो किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा, इसका ठीक से परिभाषा लिखना है। और आगे हम लोग देखेंगे, अभी प्रश्न 6वां देखेंगे। एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई लिखो। कार्य का सूत्र क्या है, W बराबर F गुणे S, यही हमें सूत्र लेना है। तो W बराबर F गुणे S, तो एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई जूल वैज्ञानिक को सम्मानित करने के लिए जूल नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जूल लिखा जा रहा है, पूरे वाक्य में तुम्हें उत्तर लिखना है, जे से दर्शाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सीजीएस प्रणाली में कार्य की इकाई की लिखो। तो सीजीएस प्रणाली में कार्य की इकाई, कार्य और W की इकाई को अर्घ वैज्ञानिक को सम्मानित करने के लिए अर्घ हम ये लिखते हैं। अब 1 जूल को परिभाषित करो। 8वां प्रश्न है, 1 जूल परिभाषित करना है। तो 1 जूल लाने के लिए हमें सूत्र देखना होगा, ये सूत्र W बराबर F गुणे S, और उसमें इकाई और एक जो मान लिखा गया है, एक और इकाई जो राशि का इकाई है वो मान डालते जाना है। तो W में मैं 1 लिखूंगी और एसआई प्रणाली, जूल जो है एसआई प्रणाली की इकाई है, तो यहाँ सारे एसआई प्रणाली में इकाई लगाना है। तो W का एसआई इकाई क्या है, जूल, और उसमें संख्या साथ में लग जाएगा 1। तो 1 जूल बराबर होगा, इसका ये लाइन जो सूत्र का है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1 जूल बराबर यहाँ पर जो F है, F की इकाई एसआई प्रणाली में क्या है, ये पहले हम लोग सीखे हैं पहले पार्ट में। तो F की इकाई है न्यूटन, तो उसके साथ 1 लगा दो, तो 1 न्यूटन, फिर गुणे, और जो विस्थापन S है उसकी इकाई एसआई प्रणाली में क्या होती है, मीटर, और उसके साथ संख्या 1 गुणे में ले लो तो 1 मीटर। तो 1 जूल का मान क्या हो गया, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, क्योंकि कार्य की इकाई जूल है। लेकिन अगर कोई पूछे कि 1 जूल का मान क्या होता है, तो उसमें वही सूत्र का जो सूत्र है F गुणे S, उसका इकाई लेना है और संख्या 1 लगा देना है। तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। अब यहाँ प्रश्न ये है कि 1 जूल को परिभाषित करो। तो 1 जूल का मान 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर है और उसे वाक्य में लिखना है कथन के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जब किसी पिंड पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और पिंड में 1 मीटर विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। तो यहाँ पर ये लिखा जा रहा है, सब लोग नोट कर लो। पिंड में जब 1 न्यूटन बल लगाया जाए और पिंड 1 मीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। तो 1 जूल परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले ये लिखना है सूत्र से, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। फिर परिभाषा लिखना है, पिंड में जब 1 न्यूटन बल लगाया जाए और पिंड में 1 मीटर विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अब अगला प्रश्न है कि एक अर्घ परिभाषित करो। अर्घ क्या है,
अर्घ कार्य की इकाई सीजीएस प्रणाली में है। तो अब सिर्फ अर्घ से नहीं चलेगा, एक अर्घ का मान भी बताना होगा। तो एक अर्घ का मान क्या है, तो ये अगर तुम्हें निकालना है तो वापस इस सूत्र पर लौटना होगा। W बराबर F गुणे S में CGS के प्रणाली में सारे मान रखो। तो यहाँ पर कार्य का मान क्या आएगा, अर्घ, यहाँ क्या आएगा डाइन, और S का मान क्या आएगा सेंटीमीटर, और सब में संख्या 1 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा मान, एक अर्घ बराबर एक डाइन गुणे 1 सेंटीमीटर। तो एक अर्घ बराबर हो गया एक डाइन गुणे 1 सेंटीमीटर। तो ये मान हुआ, लेकिन परिभाषा लिखने के लिए बोला है। तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये परिभाषा बना है वैसे ही बनाना है कि किसी पिंड पर एक डाइन बल लगाया जाए और पिंड में 1 सेंटीमीटर विस्थापन हो तो किया गया कार्य एक अर्घ कहलाता है। तो यहाँ फिर से लिखा जा रहा है, तुम लोग नोट करो। पिंड में जब एक डाइन बल लगाया जाए और पिंड 1 सेंटीमीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य एक अर्घ कहलाता है। बहुत आसान सा परिभाषा है, बस ये सूत्र याद होना चाहिए। ये जो मान हमने निकाला है ये मुख्य सूत्र से, तो असली में ये सूत्र हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तुम लोग मार्किंग कर सकते हो, इम्पोर्टेंट। W बराबर F गुणे S से ही सारा सूत्र निकाला जा रहा है, यही सब सवाल में भी काम आएंगे। कभी कभी इस सूत्र का भी उपयोग होता है जब हमें थीटा दिया होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है कि एक जूल तथा एक अर्घ में संबंध बताओ। यहाँ जूल लिखा गया है, एक जूल तथा एक अर्घ में संबंध बताओ। तो बताने के लिए सबसे पहले हम एक जूल के मान से शुरू करेंगे। तो संबंध बताना है तो सबसे पहले एक जूल लिखो। एक जूल क्या होता है, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। ठीक है, अब न्यूटन और मीटर को धीरे धीरे बदलते जाओ, वह आगे चल के डाइन और सेंटीमीटर का रूप लेगा। कैसे, पार्ट 1 में हमने न्यूटन और डाइन में संबंध देखा था कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इस इकाई का परिवर्तन करना, न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10⁵ डाइन गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इसको बाद में घात में बदलना है, तो 10⁵, यहाँ रीजन लिख दो, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ये सब जानते ही हैं, डाइन गुणे ये 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। घातांक का नियम लगाओ, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, 5 धन 2 हो जाएगा, तो 10 5 धन 2 डाइन गुणे सेंटीमीटर। तो डाइन गुणे सेंटीमीटर क्या होता है, अर्घ। यहाँ देखो लिखा है डाइन सेंटीमीटर का गुणा अर्घ होता है। तो इस तरह से 1 जूल बराबर होता है 10�7 अर्घ। तो ये एक नई इकाई आ गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये न्यूटन और डाइन वाली इकाई इम्पोर्टेंट थी, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, या फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये सब इकाई परिवर्तन के लिए छोटे छोटे सूत्र हैं जो याद होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जूल और अर्घ में संबंध बता दिया। 1 जूल बराबर होता है 10�7 अर्घ। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे का किताब में मैं बताती हूँ कि आगे कुछ भाग कट किए गए हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो यहाँ पर
पेज नंबर यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, पेज नंबर 20 देखो, तो ये पूरा हमने अभी पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ पर विचार कीजिए और बताइए। ये भाग कट है, मैं साइंस का पीडीएफ भेजी थी तो उसमें ये बताया गया है कि ये भाग कट है, तो ये नहीं करना है। उसके नीचे जो ये ऑरेंज कलर में छपा हुआ है ये क्या है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ अभी इस वीडियो में। ध्यान से देखो तो ये तीनों भी पॉइंट 3 परिभाषा बता रही है। कौन सी परिभाषा? धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ये हमने कहाँ पढ़ा? हमने W बराबर FS cos थीटा में जब थीटा का मान शून्य अंश डाले तो कार्य कौन सा आया? धनात्मक कार्य। और उस समय में परिभाषा बताई कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाए और बल के ही दिशा में विस्थापन हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो ध्यान से देखो, ये पहला पॉइंट वही लिखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये तीनों पॉइंट हूबहू लिखना है। मैं जो रिपीट कर रही हूँ वो किताब में है, तो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख नहीं रही हूँ, तो तुम्हें लिखना है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन 10 हुआ है उसके बाद धनात्मक कार्य का परिभाषा लिखना है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ऋणात्मक कार्य का है। तो ऋणात्मक कार्य कहाँ मिला हमें? जब थीटा 180 अंश था तो cos 80 -1 हुआ और W हो गया -FS, तब हमने उस कार्य को ऋणात्मक कहा, क्योंकि जब हमने बल इस दिशा में लगाया तो विस्थापन उसके ठीक विपरीत दिशा में हुआ। जिससे इसका उदाहरण है गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाना, उसमें ऐसे ही होता है, हम बल लगा रहे हैं आगे की ओर और विस्थापन पीछे हो रहा है। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाए और विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये दूसरे पॉइंट में लिखा है। और तीसरा पॉइंट है कि जब थीटा 90 अंश हो जाता है तो कॉस का मान शून्य होकर डब्ल्यू का मान शून्य होता है और वह कार्य शून्य कार्य होता है। तो शून्य कार्य का परिभाषा यहाँ दिया गया है कि जब बल लगाने पर विस्थापन ठीक बल के लंबवत दिशा में हो तो किया गया कार्य शून्य कार्य कहलाता है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नीचे के तीनों पॉइंट जो तीनों परिभाषा है जो हमने नाम यहाँ डाल दिया है उसका परिभाषा तुम्हें यहाँ पर लिखना है, तो ये नोट कर लेना है। अगली जो ये कृति है आओ करके देखें, पेज नंबर 21 पे। ये पूरा पेज कैंसिल है, ये हमें नहीं करना है। और फिर अगले पेज पर जाओ, 22 पर, पेज नंबर 22 पर जा रहे हैं तो हम ऊपर देख रहे हैं हल किए गए उदाहरण है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को हूबहू ये सवाल पढ़ते हुए सूत्र जो मैं पढ़ाई हूँ, W बराबर FS और W बराबर FS cos थीटा, बल के दिशा में होने वाला विस्थापन और बल के दिशा में नहीं होने वाला विस्थापन से हमें ये सवाल हल करना है। तो ये यहाँ तक हल कर लेना है और फिर अगले वीडियो में हम ऊर्जा का भाग देखेंगे। तो ध्यान से ये जो भी प्रश्न यहाँ बताएंगे प्रश्नोत्तर फेयर नोटबुक में लिखो। इन प्रश्नों का उत्तर मैं लिख के नहीं दी हूँ लेकिन मौखिक 2-2 बार बोलकर बताई हूँ। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से सुनो, सुनते सुनते लिखो तो आसानी से तुम लिख लोगे। और बहुत सारे प्रश्नों के यहाँ मैं उत्तर लिख चुकी हूँ, तो उसे आप देखकर लिख सकते हो और फेयर पूरा कर सकते हो।